हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में बीइंग बायोटेक्निकल। जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि हम आज डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही हमारी बॉडी के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए का कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो किन चीज़ों से बना हुआ होता है और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही नामों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो है न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीऑक्सीराइबो, दूसरा होता है राइबो। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो और आरएनए होता है राइबो। तो ये एक ही डिफरेंस है इन दोनों के नाम में। बाकी दोनों की दोनों न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, यानी कि डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहला हुआ डीएनए, दूसरा हुआ आरएनए। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीमरिक फॉर्म क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मोनो यानी सिंगल, यानी कि जब बहुत सारे सिंगल न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो वो होता है न्यूक्लिक एसिड। वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड और वो होता है पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमरिक फॉर्म मतलब जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लें, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना लें, तो वो होता है पॉलीमर। तो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमरिक फॉर्म और न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लिक एसिड का मोनोमरिक फॉर्म। ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे ईंट ले लिए। तो ईंट यानी कि ब्रिक्स, हमने काफ़ी सारे ईंट ले लिए। अब उन ईंटों को जोड़ करके हम जब एक दीवार बनाएंगे तो वो दीवार कहलाएगा पॉलीमर। और वो ईंट थे क्या, जब तक वो ईंट एक दूसरे से जुड़े नहीं थे तब तक वो ईंट थे क्या, मोनोमर। अब जब उन ईंटों को हमने सीमेंट के सहारे जोड़ दिया और एक वॉल बना दिया तो वो वॉल कहलाया पॉलीमर। जब हम उस वॉल को तोड़ेंगे तो हमने उस वॉल को तोड़ा तो उसमें से हमने सीमेंट को अलग कर दिया। वो जो सीमेंट था वो इस केस में होता है जो बॉन्ड की जोड़ता है मोनोमर को पॉलीमर बनाने में। तो सीमेंट जो था वो है बॉन्ड, जो एक एक ईंट अलग अलग थे वो है मोनोमर। जब उन मोनोमर को हमने बॉन्ड से जोड़ दिया तो बन गया एक स्ट्रक्चर जो कि है हमारा पॉलीमर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किन चीज़ों से बना हुआ होता है। क्योंकि हम अब ये जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है, तो इसलिए हमारे लिए अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें कि न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। पहला होता है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। पहला जो होता है यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, उसे हम H3PO4 भी कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 तरह के होते हैं, पहला होता है राइबोज, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। और ये हो गया राइबोज, दूसरा है ये डीऑक्सीराइबोज। फिर आता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन और पिरिमिडिन 2 तरीके का होता है। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके का होता है, प्यूरीन और पिरिमिडिन। जो प्यूरीन है उसके 2 तरह होते हैं, यानी कि 2 तरह के प्यूरीन्स होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। फिर आता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन
तीन तरीके के होते हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरैसिल। साइटोसिन, थायामीन और यूरैसिल दोनों ही तीन अलग अलग तरह के पिरिमिडिन्स होते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। वो दोनों देखने में एक दूसरे को काफ़ी रिजेंबल करते हैं। दोनों ही डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों ही डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आते हैं पिरिमिडिन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन, यानी कि साइटोसिन, थायामीन और यूरैसिल। यहाँ हमें एक चीज़ याद रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि थायामीन हमेशा डीएनए में ही होता है। थायामीन को हम आरएनए में नहीं पाते और आरएनए में हमेशा यूरैसिल होता है इन प्लेस ऑफ थायामीन, यानी कि आरएनए में यूरैसिल होता है थायमीन के जगह और डीएनए में यूरैसिल नहीं होता, वहाँ सिर्फ थायमीन होता है। तो हम जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में हमें देखने को मिलेगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन, पर जब हम बात करेंगे आरएनए की तो वहाँ हमें देखने मिलेगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरैसिल। अगर आपको इन कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर्स याद रखने में मुश्किल हो रही हो तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है स्ट्रक्चरल बेसिक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें मैंने बताया है कि इन सारे कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे इजीली याद रख सकते हैं और कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उन वीडियोस को देख करके आप इजीली इन सारे कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको नाइट्रोजनस बेसेस के कंपोनेंट्स याद ना हो रहे हों तो आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको सिर्फ याद रखना है कि प्योर एंड गुड, प्योर एंड गुड, यानी कि प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन। प्योर यानी कि प्यूरिन, एंड से ले लीजिए इस ए को, ए का मतलब है एडेनिन, और गुड, गुड से ले लीजिए इस जी को, और जी है गुआनिन। तो नाइट्रोजनस बेस में जो पहला होता है वो होता है प्योर एंड गुड, यानी कि प्यूरिन जिसके कि दो तरीके के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और अगर आपको याद ना हो रहा हो कि पिरिमिडिन किस तरीके के होते हैं तो उसका ट्रिक है पाइथन कांट ट्रबल यू, पाइथन कांट ट्रबल यू, यानी कि पिरिमिडिन, साइटोसिन, थियामीन और यूरैसिल। तो सिर्फ इन दो लाइंस को याद करके आप पूरा का पूरा नाइट्रोजनस बेस याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स थे वो किस तरह से अरेंज्ड हैं अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बनाने में। तो पहले हमें बनाना होगा एक पेंटोज शुगर। तो ये हो गया एक पेंटोज शुगर। अब हमें इस पेंटोज शुगर को ऐसे रखना है कि इसका जो ऑक्सीजन होता है वो लेफ़्ट की ओर फेस करे। तो इस पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन होता कहाँ है? यहाँ ऊपर। इस ऑक्सीजन को हमें लेफ़्ट की ओर फेस करना है, तो ऐसे। अब ये ऑक्सीजन लेफ़्ट की ओर है। अब इस पेंटोज शुगर में हमें ऐड करना है एक बेस, यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस। तो चलिए, ये हो गया एक बेस। हम इसे सिर्फ बेस ही लिखेंगे, नाइट्रोजनस बेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रक्चर में। तो आप समझ जाइए कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होगा इस पेंटोज शुगर से। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन में अटैच होगा? ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। अब इस पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन कौन सा है? फर्स्ट कार्बन है ये, क्योंकि हमने इसके ऑक्सीजन को लेफ़्ट की ओर फेस किया है, तो इसीलिए इस पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन ये हो जाता है। इस फर्स्ट कार्बन से हमें इस नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। हो गया। ये जो बॉन्ड है इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। क्यों?
क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखिए, हमेशा जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस किसी पेंटोज शुगर से बाउंड होता है, किसी पेंटोज शुगर से अटैच होता है, तो वो जिस बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो हमेशा ही एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इसीलिए मैंने इस बॉन्ड को रेड कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें कि अभी तक हमने फॉस्फोरिक एसिड को ज्वाइन नहीं किया है, अभी इस स्ट्रक्चर में हमने फॉस्फोरिक एसिड को ज्वाइन नहीं किया है। अब सिर्फ इस पेंटोज शुगर के साथ ये बेस ज्वाइंट है, तो अब ये स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियोसाइड का। अब ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड। तो याद रखिए, जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ, नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है पेंटोज शुगर के साथ, तो उन दोनों को इकट्ठा हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। पर जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ कोई पेंटोज शुगर ज्वाइन हो जाए, कोई पेंटोज शुगर ज्वाइन हो जाए, तो हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो याद रखिए, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड एंड पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो अब जो ये स्ट्रक्चर ये है एक न्यूक्लियोसाइड का, पर हमें बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमें इसमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। ये हो गया एक फॉस्फेट ग्रुप जिसको मैंने P मार्क किया है। तो मान लीजिए ये है एक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको हम अटैच करेंगे इस पेंटोज शुगर के साथ। अब ये फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के किस कार्बन के साथ अटैच होगा? क्योंकि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ऑलरेडी नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस पेंटोज शुगर के 5 कार्बन के साथ अटैच होगा। तो याद करिए कि 5 कार्बन कौन सा था? 5 कार्बन था CH2OH, जो कि यहाँ है। तो ये हो गया CH2OH। अब इस 5 कार्बन के साथ अटैच होगा ये फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए अटैच करते हैं। इस बॉन्ड को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये है कौन सा बॉन्ड? ये है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रखिए, जब भी एक फॉस्फेट ग्रुप किसी कार्बन के साथ बाइंड करता है, एक फॉस्फेट किसी कार्बन के साथ बाइंड करता है, तो वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से। यानी कि फॉस्फेट और कार्बन हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, उनमें हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही फॉर्म होता है। इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए एक बार इस इमेज को ध्यान से देखिए। देखिए, ये है एक पेंटोज शुगर और ये है एक नाइट्रोजनस बेस। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो बनता है एक न्यूक्लियोसाइड। पर जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। इस इमेज को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब ये जो हमारे सामने एक इमेज है ये है एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें कि एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो ये है अब एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पर हमें पता है कि काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं और DNA और RNA दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और हमें जानना है स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। तो अब जब हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया तो देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो कि होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब ये है कि पॉली यानी काफ़ी, पॉली यानी ज़्यादा।
ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के चेन। तो ये हो गया अगर एक स्ट्रक्चर ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड। तो इसी तरह जब काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं तो वो बन जाता है एक पॉलीमर, यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, यह है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसके पीछे है एक और न्यूक्लियोटाइड, इसके पीछे है एक और न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर इससे पहले बनाना सीख लिया था, तो ये अब है एक स्ट्रक्चर ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो अब ये हो गया अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स, ये हो गए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोमरिक फॉर्म में हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं और कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रही। तो हम ये कहेंगे कि ये जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अभी मोनोमरिक स्ट्रक्चर में है, मोनोमरिक फॉर्म में है। तो इस मोनोमर को पॉलीमर बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी बॉन्ड्स की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड्स से जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेंगी आपस में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ करके बनेंगी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो कैसे? देखिए, ये हो गया लास्ट न्यूक्लियोटाइड। हमें हमेशा हमने जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स लिए हों उसके लास्ट न्यूक्लियोटाइड को देखना है। मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं, तो मेरे लिए लास्ट होता है ये थर्ड वाला। तो इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड का मैं स्ट्रक्चर देखूंगी। अब इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड में ऑलरेडी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो कि इस फॉस्फेट ग्रुप को इस पेंटोज शुगर के 5' पोजीशन में ऐड करता है, और यही सिमिलरिटी हर स्ट्रक्चर में है, यानी कि हर स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो उसी स्ट्रक्चर के पेंटोज शुगर के 5' कार्बन के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि आपने जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स लिए हों हमेशा याद रखिए कि जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होगा उस फॉस्फेट को हमें उसके आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर के 3rd पोजीशन में ज्वाइन कर देना है, जो कि ऐसे। तो इसी तरह हमें सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे कि हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 जगह है। पहला है 5' पोजीशन पेंटोज शुगर के 5' पोजीशन में, दूसरा है उसी पेंटोज शुगर के 3' पोजीशन में। हर न्यूक्लियोटाइड के साथ वो 5' पोजीशन और 3' पोजीशन में जुड़ा हुआ होगा। पर जब ये सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स थे तब उनमें सिर्फ 5' पोजीशन में ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था। पर जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए, यानी जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में आ गए, जब ये इन्होंने एक चेन फॉर्म कर लिया, तो इनके स्ट्रक्चर में यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में 2 जगह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। एक होता है 5' पोजीशन में, दूसरा होता है 3' पोजीशन में, और हर न्यूक्लियोटाइड के साथ यही होता है सिवाय 2 न्यूक्लियोटाइड के। कौन से 2 न्यूक्लियोटाइड? जो सबसे पहला होता है और जो सबसे लास्ट में होता है। जो सबसे पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 5' पोजीशन में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आगे चल करके किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉस्फेट होता है ये फ्री फॉस्फेट होता है, क्योंकि ये आगे चलकर किसी और न्यूक्लियोटाइड के 3' पोजीशन के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये एक फ्री फॉस्फेट है। उसी तरह जो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है इसके 3' कार्बन पोजीशन में कोई और फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई और न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3' पोजीशन है ये भी फ्री है, और वो जो आगे चल कर के जो लेफ़्ट साइड में जो है, मतलब कि हमारे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट है वो 5' कार्बन में है और वो भी फ्री है, और ये जो 3' कार्बन है ये भी फ्री है।
इसी तरह हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन में, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में 5' पोजीशन कौन सा होता है और 3' पोजीशन कौन सा होता है। तो इसी के साथ हमने ये जाना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले हमने ये जाना कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हमने ये जाना कि उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। अब हमें ये जानना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो डीएनए होता है वो इसी तरह की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो इसी तरह की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को मिला करके एक डीएनए बनता है। तो डीएनए में जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं वो आपस में एंटी पैरेलली होते हैं, वो आपस में एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। यानी कि अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है 5' से लेकर के 3' पोजीशन में, तो दूसरा होता है 3' से लेकर के 5' में। इस स्ट्रक्चर को देख करके आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, पहला वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो 5' से लेकर के 3' में अरेंज्ड है, और दूसरा वाला जो है वो 3' से लेकर के 5' में अरेंज्ड है। इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में ये है फॉस्फेट ग्रुप जो कि ग्रीन कलर में है, और ये जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं यहाँ होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। तो यहाँ हमें भरने हैं नाइट्रोजनस बेसेस। तो नाइट्रोजनस बेसेस हमेशा AT और GC के फॉर्म में होते हैं, यानी कि A मतलब एडेनिन और T मतलब थायमीन। A हमेशा T के साथ बाइंड करता है और G यानी गुआनिन, C यानी कि साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। तो ATGC, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। A हमेशा T के साथ, G हमेशा C के साथ, ATGC। यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर करेगा। कैसे, देखिए, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का A और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का T, उसी तरह G C, फिर से A T G और C। अब जो A और T होता है, यानी कि A और T को बॉन्ड करने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, पर G और C को बाउंड करने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि A T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ के हेल्प से बाइंड करता है, और G C आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से बाइंड करते हैं। तो चलिए बनाते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब हो गया, हमें यहाँ से पता चल गया कि कैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जॉइंट होते हैं एक डीएनए के स्ट्रक्चर में। ये तो हो गई डीएनए की बात। पर जब आरएनए होता है, पर जब आरएनए को हम कंसीडर करते हैं, तो आरएनए में हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को मिलता है कि थायमीन की जगह होता है यूरैसिल। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया एक आरएनए का स्ट्रक्चर। तो इस आरएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस के पोजीशन में होंगे A, G, C और U यानी यूरैसिल, थायमीन की जगह यूरैसिल। तो ये हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। जो आरएनए होता है वो यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अब हमने आरएनए के स्ट्रक्चर को भी जान लिया। तो इसी के साथ हमने ये जाना कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए खत्म होता है। इस टॉपिक में हमने पहले ये जाना कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हमने ये जाना कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हमने ये देखा कि उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हमने ये जाना कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में किस तरह से अरेंज होती हैं। अब आप डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें।